नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश हमारी संसद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मोदी सरकार 2.0 जब मंत्रिमंडल बन रहा था तब कई ऐसे मंत्री सामने आए जिनकी बड़ी पदोन्नति हुई है और उनमें से ही एक है टॉप 10 मंत्रियों में शामिल नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनको मोदी सरकार के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और अगर उनकी ये जिम्मेदारी पूरी होती है तो इस देश के अंदर ऐसी खुशहाली आएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका जिम्मा है किसानों की आमदनी को दोगुना करना। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर हमने इनको संबल दे दिया, इनको बल दे दिया तो देश का भविष्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। साथ ही साथ उनके पास ग्रामीण विकास विभाग भी है जिसके ऊपर मोदी सरकार को अगले सालों में 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है। अगर यह पैसा खर्च होता है और इकोनॉमी के अंदर आता है तो भारत के जो गांव हैं उनकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि वादे तो बहुत अच्छे हैं, क्या ये करना संभव है? यही जानने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद है। तोमर जी, मुझे याद है पहली कैबिनेट मीटिंग, उसमें आपने किसान सम्मान निधि को सभी को एक्सटेंड करने का फैसला किया था। यह सबसे पहला फैसला था मोदी सरकार का। लेकिन क्रिटिक्स कैसे कहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी ने कहा मैं तो 72,000 देना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी तो आपको 4 महीने के सिर्फ 2,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी किसानों को। क्या आपको लगता है कि ये 2,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है, ये एक किसान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है? दीपक जी, समाज में कोई भी राजनेता अगर घोषणा करता है या वायदा करता है, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि उसकी कथनी और करनी में एक रूपता है या नहीं। और अगर एक रूपता होती है तो जनता भरोसा करती है, एक रूपता नहीं होती तो जनता का भरोसा जीता नहीं जा सकता। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो निष्ठाएं व्यक्त की थी, उन निष्ठाओं को 5 साल बहुत ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीने का एक सफलतम प्रयत्न किया। और 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, उसके आधार पर जनता को ये लगा कि इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। जनता सिर्फ लुहाने वादे देखकर किसी पर मोहित हो जाएगी, भरोसा कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर जनता के मन में जब व्यक्ति के प्रति भरोसा जागृत होता है तो उसी की बात पर ही वो भरोसा करती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी, तो इन तीनों क्षेत्रों में उन्होंने 5 वर्षों में निष्ठापूर्वक योजनाएं बनाई, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो ये सुनिश्चित किया, उनके लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था हो ये सुनिश्चित किया। और इसलिए लोगों को लगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो आगे भी करेंगे। और इसलिए जनता ने इस चुनाव में 72,000 को ठुकराया और 6,000 वार्षिक पर संतोष व्यक्त किया। लेकिन वो ये जानते थे कि ये सिर्फ 6,000 रुपये नहीं हैं, इस 6,000 रुपये के पीछे किसानों के प्रति सरकार का समर्पण भी है। और इसलिए मोदी जी को इतनी बड़ी जीत प्राप्त हुई। और किसान की आमदनी दोगुनी करने का जो विषय है, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के कहा। और पिछले 5 वर्षों में जो 2 वर्ष हैं उसमें इस दिशा में काम भी हुए।
मैं यही जानना और चाहता आने हूं कि वाले किसान 5 की वर्षों में आमदनी भी दोगुनी, काम होगा। नरेंद्र सिंह जी, किसान की आमदनी दोगुनी, अभी तक इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, पहली बात। और दूसरी बात कि कैसे यह संभव होगा, क्योंकि अभी तो यह लगता है कि किसान अपनी लागत ही नहीं निकाल पाता है, इसीलिए किसानों की आत्महत्याएं, जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस की हम बात करते हैं, वो समस्याएं हम देखते हैं, सुनते हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर, कर्ज माफी के मुद्दे पर कमलनाथ चुनाव जीत गए। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अगर ये कदम उठाए गए थे तो मध्य प्रदेश में यह हार क्यों मिली, आपको इसका क्या कारण लगता है? देखिए, एक तो राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव दोनों को तुलना करना ठीक नहीं है। राज्य के चुनाव में जय और पराजय यह विश्लेषण का विषय हो सकता है और यह अपने आप में एक बड़ा विषय है, इसके लिए अलग से चर्चा की जा सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सिर्फ कर्ज माफ़ी की बात ही हुई और उसके कारण वो चुनाव जीतने में सफल हो गए। कर्ज माफ़ी अगर असर करती तो भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट प्राप्त नहीं होता। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा को वोट ज़्यादा मिला, लेकिन सीटों के अंकगणित में हम सरकार नहीं बना पाए। कि जहाँ तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का सवाल है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब भी कोई सरकार काम करे तो उसकी हर नीति में कृषि की प्रधानता दिखाई देनी चाहिए। एक लंबे कालखंड तक कृषि से संबंधित योजनाएं भी बनी, कृषि आगे भी बढ़ी, लेकिन कृषि को जितनी प्राथमिकता होनी चाहिए थी वो प्राथमिकता नहीं रही। इस कारण कृषि के प्रति जो रुझान बढ़ना चाहिए था उसका अभाव आज दिखाई देता है। इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश का बड़ा हिस्सा खेती में काम करता है, उसकी निर्भरता खेती में है। और बड़ी से बड़ी वैश्विक चुनौतियां भी अगर हमारे सामने आती हैं तो एक खेती का ही अर्थशास्त्र है जिसके कारण हिंदुस्तान इन सबको झेलने में, मुकाबला करने में सफल होता है। इस मोदी जी के अगर घोषणा को देखें तो मोदी जी ने जब कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे तो तब से लगातार वो इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं। स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि किसान को फसल में जो लागत आती है उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। यह यूपीए सरकार भी कर सकती थी 10 साल में, लेकिन नहीं किया। तो मोदी जी ने लागत का 1.5 गुना मूल्य घोषित किया जो आज किसानों को मिल रहा है, उससे किसानों को फ़ायदा हुआ है। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सृजन किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिष्कृत रूप से बनी। इससे पहले भी फसल बीमा योजना होती थी, लेकिन किसी को उसका लाभ मिल नहीं पाता था। लेकिन अभी भी ये सवाल उठता है मंत्री जी कि फसल बीमा का लाभ बीमा कंपनियां ले जाती है और किसानों को तो कभी 10 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 1000 रुपए ऐसे चेक्स मिलते हैं कंपनसेशन के तौर पर। मैं समझता हूँ कि हर पक्ष का एक आलोचनात्मक पक्ष होता है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी है उस समय से लेकर, कभी मैं आपके पास आंकड़े भिजवा दूंगा, आमतौर पर जिस क्षेत्र में नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश इस बीमा के माध्यम से की जा रही है और वो किसानों को अच्छी मदद हो रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही भर से काम नहीं चलेगा। किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिले, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, समय पर उसको खाद और बीज की व्यवस्था हो, बीज की गुणवत्ता ठीक हो, समय पर मौसम की जानकारी उसे मिले, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और आज परंपरागत जो खेती है वो खेती तो अच्छे प्रकार से हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक समय था जब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। इसलिए हमारी सरकारों ने भी, हमारे सारे साइंटिस्टों ने भी इस बात पर बल दिया
कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ना चाहिए, और उत्पादन का प्रकार कैसे भी हो, गुणवत्ता कैसे भी हो, ये एक अलग पक्ष था। लेकिन आज हम सब गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं और हमारी अच्छी स्थिति है। आज दो स्थितियां हैं हम लोगों के सामने। एक तो किसान को फसल का उचित दाम मिल जाए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा, किसान को ठीक प्रकार से विपणन की जो प्रक्रिया है वो बड़ा बाजार उसको उपलब्ध हो जाए। अभी कई बार उसका एक मंडी में शोषण हो जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इनाम योजना प्रारंभ की और उससे लगभग 586 मंडियां भी जुड़ी हैं, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि देश भर की मंडियां जुड़ जाएं, जिससे जिस क्षेत्र में भी भाव अच्छा हो वो भाव किसान को मिल सके। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। अभी जो फौरी चैलेंज आपके सामने आएगा वो मॉनसून को लेकर है। ये प्रिडिक्ट किया गया है कि मॉनसून इस बार शायद सामान्य से कम रहे। अगर सामान्य से कम मानसून रहता है तो किसानों के लिए आपने क्या कंटेंजेंसी इंतजाम किए हैं? देश मेरे ख्याल से इसके बारे में जानना चाहेगा। देखिए, सूखे की समस्या हिंदुस्तान के लिए नई नहीं है। कभी बरसात पर्याप्त मात्रा में होती है तो भी देश का एक हिस्सा सूखे से पीड़ित होता है, और जब बरसात कम होती है तो स्वाभाविक रूप से सूखे से पीड़ा होती है। इसके लिए एक दीर्घगामी योजना बनाने की आवश्यकता है और उस पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि जो वर्षा आधारित क्षेत्र है, वर्षा आधारित क्षेत्र में भी उत्पादन कम नहीं है। कुल खेती का जो रकबा है उसका 56% वर्षा पर आधारित है, लेकिन अगर उत्पादन देखें तो 44% उत्पादन वहाँ आज भी होता है। इसलिए ऐसे सभी क्षेत्र जो सूखे के शिकार होते हैं, इन क्षेत्रों में पानी पहुँचे, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की व्यवस्था की गई है और टपक सिंचाई को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और सूखा जिन जिन क्षेत्रों में होता है तो हमारी ये कोशिश है कि ऐसे क्षेत्र जो बरसात पर ही निर्भर हैं या हमेशा सूखे का शिकार रहते हैं, उन क्षेत्रों में उसी प्रकार की फसल उगे जो कम पानी में पैदा हो सके। दूसरा, जब सूखा पड़ता है तो तत्काल राहत की आवश्यकता होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम मिल सके, इसके लिए हम मनरेगा में भी 50% उनको अतिरिक्त योगदान देते हैं उन राज्यों को जहाँ से सूखे की स्थिति आती है। और दूसरा, एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जब सूखे की स्थिति खड़ी होती है तो राज्य अपने यहाँ इसका आकलन करते हैं, आकलन करके केंद्र को भेजते हैं, केंद्र दल भेजता है और उसकी जो रिकमेंड आती है उसको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक तंत्र बना हुआ है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर वो उन किसानों को राहत देने का काम करते हैं। चलिए, शुक्रिया नरेंद्र सिंह जी। एक फिर वक्त हमको मिलेगा और लंबी बातचीत करेंगे इस विषय पर, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने कहा कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आप इसको सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन की तरफ से आप आए, इसके लिए धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।